1830th एपिसोड ऑफ फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ स्टाइलिक्स द किचन एंड wardrobes. A big thank you to Pehnava Boutique, Nagpur's best boutique for women and girls out there. A big thank you to Live Fit with Pooja Shelke, नागपुर का हॉस्पिटल यानी कि ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, एंड साथ ही साथ धन्यवाद यूनिवर्सल डिजाइन स्टूडियो का एंड अंजनी एक्सोटिका मेहान, क्योंकि हम घर बनाते हैं। मेरी आज की जो मेहमान है वो एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, एक लेक्चरर है, एक टीवी एंकर भी रह चुकी हैं, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है। चलिए स्वागत करें उनका, जो विवाह से पहले थी अलोनी और अब है भाग्यश्री पोटे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो ये कि अगर मैं भाग्यश्री पोटे की कहानी पूछूं तो मैम ये कहाँ से शुरू होती है? भाग्यश्री पोटे की कहानी तो फिलहाल गए 4 महीने से ही शुरू हो रही है। देन उसके पहले मैं भाग्यश्री अलोनी थी जी, राइट। देन सबसे पहले तो नागपुर कर नमस्कार जी। आज जो मैं मेरी कहानी आपको बताने जा रही हूँ दैट इज वेरी सिंपल। जैसे सब लोगों की एक कहानी रहती है वैसे मेरी भी एक कहानी है। मैं वैसे नागपुर से ही बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप नागपुर से ही हूँ जी। कौन सी स्कूल गई मैम? यस, कॉलेज मेरा स्कूलिंग परांजपे हाई स्कूल, वहां से मैंने 10th पास किया। देन कॉलेज एलईडी कॉलेज शंकर नगर, वेरी फेमस फॉर गर्ल्स, एवरीवन नोज जी। एंड दूसरी बात मैं एलईडी कॉलेज गर्ल्स से बताना चाहूंगी क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है उसी कॉलेज में मैं लेक्चरर भी रह चुकी हूँ। लास्ट ईयर तक थी जी। बट इस साल कुछ वजह से मैंने वो ब्रेक लिया है जी। अब मैं मेरी कहानी शुरू करती हूँ। सबसे पहले सबको तो पता है सब मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। आप मिडिल क्लास पुअर फैमिली भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की एज ए टीचर से। मैंने सबसे पहला जो वर्किंग प्रोफेशन था मेरा वो था इन्विजिलेटर। पेपर्स इन्विजिलेट करना, पेपर्स चेक करना जी, राइट। और ये मैं करती थी गंधेज कॉमर्स क्लासेस में जी। मैं गंधेज कॉमर्स क्लासेस जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वहां पे लेक्चरर हूँ, जहाँ पे मैं पहले स्टूडेंट रह चुकी हूँ। एंड दूसरी बात, यहाँ पे मैं जब स्टूडेंट थी तो हमारे जो मेरे सीनियर सर है उनका नाम लेना मैं कभी भूलूंगी नहीं क्योंकि वो मेरे सीनियर सर है एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से एज ए टीचर करके हमेशा गाइडेंस दिया है और अभी भी वो मुझे गाइडेंस देते ही है। रिस्पेक्टेड मुकुंद देशपांडे सर। देन उन्होंने जब वो मुझे पढ़ा रहे थे तब उन्होंने मुझे बोला आप अच्छे से आंसर देते हो, आप टीचर बन सकते हो, तो आप बस आकर एक बार मेरी क्लास में बैठकर देखो। बोले, मैंने बोला सर मैं टीचर, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी। सो सर ने ऐसा बोला तो मैंने बोला सर अगर कुछ बोल रहे हैं कुछ देखकर ही वो बोल रहे होंगे ना। सो सर को मैंने फॉलो किया, सर के क्लासेस में बैठी, पहले 1 महीना बैठी, सर कैसे पढ़ाते हैं वो देखा। फिर सर ने मुझे प्राइवेटली 2-4 बच्चे देना स्टार्ट किया कि आप पढ़ाओ। और मुकुंद देशपांडे सर है जिनकी वजह से मैं आज इतनी अच्छी अकाउंटिंग में टीचर हूँ, राइट। बट मैं सबको परफेक्ट क्यों कभी बताती, नो वन इज परफेक्ट, सब लोग कुछ ना कुछ सीखते ही है, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ जी। सो ऐसी मेरी टीचर की जर्नी स्टार्ट हुई गए 8 साल से, राइट। मैं गंधेज कॉमर्स क्लासेस में सीनियर लेक्चरर हूँ जी, करेक्ट। देन उसके बाद लास्ट 6 ईयर से मैं एलईडी कॉलेज सेमिनरी हिल्स में कॉन्ट्रीब्यूटरी लेक्चरर रह चुकी हूँ। क्या पढ़ाती थी मैम? मैं वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बेसिक होटल अकाउंटिंग। आई एम वेरी गुड इन अकाउंटिंग, ऐसे मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि जो दोनों भी जगह है वहाँ पे मैं एक ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ, दैट इज अकाउंटिंग। बिल्कुल। असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो रहते हैं जी। देन
फिर मेरा स्टार्टिंग होता है बीजेपी वाला करियर जी। वो 60% बहुत ही अच्छा था, 40% बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, वेरी गुड। 60% बहुत अच्छा था और 40% एक्सपीरियंस अच्छे मिले, इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप से समझाएं। विस्तारित रूप से ऐसा बोल सकती हूँ, 60% बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे तरीके के लोग थे जो मुझे गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, आप आगे जा सकते हो एंड सब कुछ कर सकते हो, ऐसा बोलते थे जी। और उन्होंने बोला, वो मेरे पीछे खड़े भी थे जी। और उन्होंने वो करके भी दिखाया। 40% 50-50 वाले एक्सपीरियंस ऐसे थे इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने से कोई लड़की राइट आगे जा रही है, जो लोगों को सहन नहीं होता, तो वो उनके पैर खींचना चाहते हैं जी। करेक्ट जी। तो ऐसे लोग भी मुझे 40% मिले जी। करेक्ट। सो ऐसा हुआ, पर मेरा पॉलिटिकल करियर भी बहुत ही अच्छा रहा है, जितना भी था बहुत ही अच्छा था एंड आफ्टर मैरिज में और अच्छी तरीके से उसे और अच्छा करने की कोशिश कर ही रही हूँ, जिसका सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड से, महेश पोटे, इनसे मिल रहा है और मेरे फैमिली से मिल रहा है, पोटे फैमिली से। सो आई एम वेरी लकी कि मैं पोटे फैमिली की बहू हूँ। मैम मुझे एक चीज बताइए कि जब हम अकाउंटिंग एज ए प्रोफेशन की बात करते हैं तो टीचिंग अपने आप में पहले जो था वो एक नॉन ग्लैमरस प्रोफेशन था, अब एक बड़ा ग्लैमरस प्रोफेशन है। आप अपने आप में एक ब्रांड बनते हैं जब आप पढ़ाना, जैसे गंदे सर भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो कई वर्ष पहले जब वो पढ़ाते थे धीरे धीरे वो एक ब्रांड बन गए और आज जीसीसी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और गंधेज कॉमर्स क्लासेस के बैनर के अंदर में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वो धीरे धीरे अपने आप में ब्रांड बनते जा रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन फील्ड जो है या फ्रेटर्निटी जो है, आपको ऐसा लगता है कि अब इसमें भी एजुकेशन है, ना ही सिर्फ पढ़ने वालों के बीच में लेकिन पढ़ाने वालों के बीच में भी? यस, पढ़ाने वालों के बीच में भी है। जैसे आपने अभी एक दो लोगों का नाम लिया है, जैसे रिस्पेक्टेड मोहन गंधी सर, रिस्पेक्टेड खरे सर, रिस्पेक्टेड देशपांडे सर, ये हमारे सीनियर सर हैं, राइट। इन्होंने भी बहुत कम चीजों से बहुत मतलब जैसे मैं बोलूं कम लेवल से स्टार्टिंग किया है, राइट। जब मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट करके थी तो इन लोगों से ही मैं पढ़ी हूँ और ये धीरे 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 पहले क्लासेस थे और अभी एक गंधेज कॉमर्स क्लासेस एक रेप्यूटेड एजुकेशन के लिए ब्रांड बन चुका है, जैसे वी ऑल नो। सो जैसे आप लोगों ने बोला, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसी का नॉलेज आपको मिलता जाए। सर्स जो रहते हैं इनके बीच में भी एक एजुकेशन का लेवल रहता है, सबका कंसेप्चुअल नॉलेज अलग रहता है, तो इसके लिए मैं किसी को जज नहीं करना चाहूंगी। सो ठीक है मैम, स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आप स्टूडेंट से क्या सीखते हैं? एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी, आई एम वेरी बैड इन टेक्निकल थिंग्स, है ना, जैसे कि मोबाइल्स है, देन कंप्यूटर वर्क है। सो इसमें मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, ये मेरी वीकनेस मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो मैं बच्चों से ही सीखी हूँ। जैसे इंस्टाग्राम, एफबी, पहले मैं एफबी पे थी, ज्यादा कुछ पोस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करती थी, सब ये मैं बच्चों से ही सीखी हूँ। बच्चे ही मुझे नया जो आता है इंस्टाग्राम में, न्यू फीचर्स, फेसबुक पे न्यू आईडीज, जो भी है वो सब बच्चों से ही सीखी हूँ, बच्चे ही मुझे बताते हैं। सो और ऐसा कुछ नहीं, एजुकेशन के मामले में भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, हम पुराने एग्जाम्पल्स देते हैं तो वो हमको नए एग्जाम्पल्स भी बताते हैं कि मैडम ये ऐसा है, वो वैसा भी तो हो सकता है। सो बच्चों से सीखने के लायक बहुत है। मैम जब बीजेपी की अगर हम बात करें, आप युवा मोर्चा में थी, महामंत्री भी रह चुकी हैं आप, मैम ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, भले आपने हमको शेयर किया है कि किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन अब चूंकि हाल ही में पता चला कि 2029 में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है भारत की पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन भारत की सरकार में भी, क्योंकि महिलाएं अब पार्लियामेंट में जाने वाली हैं, राज्यसभा में जाने वाली हैं, विधानसभा में जाने वाली हैं। एक आरक्षित या फिर एक रेशियो तय हुआ है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित रहने वाला है। क्या एक नए भारत की एक नई ऊर्जा समान महिलाएं अपना योगदान देंगी, जो अभी कम है, बाद में ज्यादा बढ़ने वाला है? यस, योगदान की अगर बात करें तो कोई भी महिला, जैसे बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं
कि एक महिला ये कर सकती है, अरे महिला क्या करेगी, है ना। बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं जी, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी लोग भी कर सकते हैं वो महिला भी काम कर सकती है। एंड यस, अगर कोई महिला बहुत अच्छी नेता बनती है या बहुत आगे का कुछ नया बड़ा वाला पद भी लेती है तो वो अपने भारत का जो भी रूल्स है या जो भी कायदे हैं वो भी वो उसमें बर्ताव या चेंज कर सकती है, ऐसे मुझे लगता है। पर आपको किसने बोला कि आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, मतलब किसने प्रोत्साहित किया? नहीं, मुझे किसने प्रोत्साहित मतलब ही मेरे पेरेंट्स ने। मैं कभी मेरे पेरेंट्स का नाम मतलब बोलने का कभी भूलती नहीं हूँ। बीजेपी के लिए जो प्रोत्साहित मुझे करते हैं वो हमेशा मेरे पापा करते हैं, सुरेश अलोनी, सुरेश माधव अलोनी, जिन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि नहीं बेटी तू कर सकती है। एक लड़का क्या करेगा उतना काम मेरी लड़की करती है। उन्होंने हर बार हर एक रिलेटिव को, हर एक लोगों को बोलते हुए वो कभी चूके नहीं है। और पापा ने हर बार बोला है कि तू कर सकते। जब भी मैं कोई भी मीटिंग में जाती थी बीजेपी के या कोई प्रोग्राम में जाती थी, हमेशा मेरे पापा मेरे साथ में रहते थे और कभी भी मेरा मोटिवेशन कम नहीं होने देते थे कि नहीं तू कर सकती है, बिल्कुल कुछ करने से डरना नहीं। एंड हमेशा वो मेरे पीछे एज ए सपोर्ट खड़े रहते हैं, अभी भी खड़े हैं। तो बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे की जो पूरी की पूरी मंशा थी वो क्या थी? समाज सेवा था? सेवा थी या समाज सेवा? तो फिर उसके लिए तो आप एक एनजीओ भी चालू कर सकती थी। yes. आपने एनजीओ भी नहीं चालू किया, किसी एनजीओ से आप जुड़ी क्यों नहीं? रोटरी है, जेसीज है, लायंस है, आप उनके साथ जुड़ के काम कर सकती थी। बीजेपी क्यों? जैसा आप ये और अगर बीजेपी ने आपने ज्वाइन किया तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं, शिवसेना क्यों नहीं, एनसीपी क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? ओके, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बराबर है आपकी बात। मैं बाकी पार्टीज भी ज्वाइन कर सकती थी बट बीजेपी पार्टी इसलिए क्योंकि मैंने जितने भी नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को देखा है उनसे बहुत सारी शिक्षा एंड पॉलिटिकल ज्ञान मुझे हमेशा उनसे मिलते आ रहा है। एंड मतलब बचपन से जो भी पार्टी मैंने देखी है, जो ऐसा मैं बोलती नहीं कोई पार्टी अच्छा काम करती है, कोई पार्टी बुरा काम करती है, इसमें मैं मेरा कोई ओपिनियन देना नहीं चाहूंगी। बट यस, मुझे कुछ चीजें बीजेपी पार्टी पट्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, उस पार्टी में रह के काम करती हूँ। एंड दूसरी बात जैसे आपने बोली है कि जैसे हम बोलते हैं ना लड़कियां क्या करेगी जी, बट हमारे पार्टी में हमेशा बताया गया है लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। सो इसलिए मैं इस पार्टी में यस। आपने अभी बोला कि एनजीओ क्यों ज्वाइन नहीं किया जी। मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं इस पार्टी से जुड़ी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक प्रॉपरली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जैसे पार्टी से मैं जुड़ी, बहुत सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, उससे मैं बहुत कुछ सीखी, करेक्ट। बट एनजीओ इसलिए नहीं क्योंकि मैं मेरा खुद का कुछ करना चाहती थी। मुझे किसी भी एनजीओ के साथ जुड़ना नहीं था। जो भी मुझे वर्क करना था वो मुझे मेरे एरिया में करना था। मैं दक्षिण पश्चिम युवा मोर्चा की महामंत्री रह चुकी हूँ। सो जो भी मुझे काम करना था वो मुझे मेरी एरिया के लिए करना था, जो मैंने अच्छे तरीके से किया है। सो बस मुझे एनजीओ से जुड़ना नहीं था। मैम, जब हम समाज कार्यों से जुड़ते हैं, मैं वापस से एजुकेशन के ऊपर में बात करूंगा जो आप इस वक्त अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब हम समाज कार्यों से जुड़ते हैं मैम, जो लोगों को तकलीफों में हम देखते हैं, आपको क्या लगता है कि तकलीफें जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो उन्हें तकलीफ जाती है, मैं रस्तों की बात कर रहा हूँ, मैं साफ सफाई की बात कर रहा हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उन्हें जिन चीजों की जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहा हूँ या अच्छे क्या कहते हैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैम क्या लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका है या फिर ये सब तकलीफें जो है ये एक आम आदमी के खड़े किए हुए ही है? ये जो सारी तकलीफें हैं, यस, ये आम आदमी की मतलब आम आदमी की रोजमर्रा की जो तकलीफ है वही है। इसके लिए जो भी हम कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे पहले वो हमने करने चाहिए। हम लोगों को बोलते हैं कि वहां कचरा मत डालो, वहां पे लिखा रहता है कचरा यहाँ डालना नहीं,
जबकि लोग वहीं पे डालते हैं। जी। ये मैंने खुद देखा है। तो मुझे लगता है लोगों ने सबसे पहले खुद में बदलाव लाना चाहिए। जी। देन उसके बाद हम सरकार के बारे में बात करेंगे। हाँ। सरकार अपना काम कर ही रही है जी। उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। वो अपना काम प्रॉपरली कर ही रही है, वो आगे वैसे भी करती ही रहेगी। बट मुझे जो लगता है लोगों ने खुद में बदलाव लाना चाहिए इसके लिए। मैम, आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो Yes. बच्चे कौन से क्लास के होते हैं? 11th 12th 11th 12th फाइनल ईयर तक वो final बच्चे year रहते तक। हैं। मैम, जो एजुकेशन सिस्टम है, अब बहुत सारे बदलाव हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है, जिससे बच्चों को बहुत सारी अदर सब्जेक्ट्स या अदर टैलेंटेड सब्जेक्ट्स लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप ये पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं, आप कॉलेज में भी पढ़ा चुके हैं, बस 1 साल का गैप है, लेकिन एक अच्छा करियर रहा है आपका एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरीके से देखती हूँ तो यस, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत ही अच्छे से गाइड किए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पता नहीं रहता कि जैसे मैं कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करती हूँ, सो आर्ट साइंस के लिए मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगी, रिलेटेड कॉमर्स स्टूडेंट बोलना चाहूंगी। कॉमर्स में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ठीक है, बच्चों को यही लगता कि बीकॉम कर लो, 11th 12th कॉमर्स निकाल लो, बीकॉम कर लो, MBA कर लो, MCOM कर लो, CA कर लो, CS कर लो। इसके अलावा भी जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे कोर्सेस है रिलेटेड टू कॉमर्स, वो बच्चों को अब तक पता नहीं है। जी। राइट। सो मैं बच्चों को बोलूंगी, देन अगर आपको उसका कुछ नॉलेज लेना है तो मुझसे भी कंसर्न कर सकते हैं, हमारे क्लासेस वालों से भी कंसर्न कर सकते हैं। एंड यस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अभी फिलहाल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नए नए जो है वो आपको साइड से मिल ही जाएंगे। बट आप देखो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं। मैम, क्योंकि अब आपके विवाह को कितना समय हो गया? ओनली 4 months। ओनली 4 months। यस, एंड टुडे आई हैव कंप्लीटेड 4 months। 4 months। चलिए, आपको हैप्पी 4th एनिवर्सरी, Thank 4 you, months thank you, एनिवर्सरी thank है ना, you आपको so और much। महेश सर को। Thank मैम, समाज में एक और चीज जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पे है वो है शादियां और शादियों का टूटना। यस। मैम, एक समय था जब फैमिली कोर्ट में गिनती के 2-4 कपल्स दिखते थे और वो मैटर्स भी जल्दी सॉल्व हो जाते थे। आज जो फैमिली कोर्ट में भीड़ दिखती है उसे देखकर बहुत सारे लोग घबरा भी जाते हैं कि इतने सारे कपल्स डिवोर्स के लेवल तक पहुंच जाते हैं। क्या वजह समझती हैं, क्यों लोग डिवोर्स लेते हैं? जैसे अभी मैंने बोला, मेरी शादी को बस 4 महीने हुए हैं, तो इसके बारे में ज्यादा तो कुछ बोलना चाहूंगी नहीं। बट एक जनरली अगर मैं ओपिनियन इस पे देना चाहूंगी तो उसके लिए मैं सोच, थिंकिंग एंड जो दूसरी बात रहती है, अगर कोई लड़की लड़के के आगे जाती है, राइट, कुछ मतलब चीजों से लड़की बहुत ज्यादा अच्छी होंगी एज कम्पेयर टू बॉय, तो बहुत कम लड़के ये बात को मतलब डाइजेस्ट कर पाते हैं। जो चीजें मैंने देखी है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, तो रीजंस यही थे मोस्टली कि लड़की बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू बॉय, देन गलत आदतें, जैसे आपको पता है अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो लड़का पहले शादी के टाइम बताता नहीं है, फिर बाद में बताता है। इस वजह से ऐसे बहुत n नंबर ऑफ रीजंस है शादी टूटने के। सो मैं तो चाहती हूँ ये शादी टूटना जो मतलब परसेंटेज बढ़ रहा है वो तो कम हो। थोड़ा लड़कियों ने भी एडजस्टमेंट वाला माइंड अपना बढ़ाना चाहिए थोड़ा। सिंगल मदर्स के बारे में आपका क्या सोचना है? सिंगल मदर्स तो मैं तो उसको देवी का रूप बोलूंगी सबसे पहले, क्योंकि वो सिंगली अपने चाइल्ड को हैंडल करती है जी, मतलब छोटे से बड़ा करती है। सो उनके बारे में मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगी, उनको मैं देवी का दर्जा देना चाहूंगी सबसे पहले। एंड सिंगल मदर है तो कुछ गलत नहीं है, गर्ल्स को मैं बताना चाहूंगी। अगर आप सिंगल मदर हो तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। एंड कोई भी लड़की हो लड़का हो वो गलत अपनी आदतों की वजह से, संगत की वजह से बनता है, वो पहले से गलत नहीं होता है। सो मैम, व्हाट्स योर थॉट ऑन गर्ल्स जो जल्दी शादी नहीं करना चाहती, अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं, अपने करियर को आगे ले जाना चाहती हैं? हाँ, लाइक मी ना मैंने भी जल्दी शादी नहीं की। एट द एज ऑफ 28 मैंने शादी की।
वो इसलिए रहता है, बहुत बार ये जो रहता है, गर्ल कोई भी लड़की जल्दी शादी इसलिए नहीं करना चाहती है, कभी कभी जिम्मेदारियों की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर, मेरे फैमिली में हम 4 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन एंड मी। सो यस, मैंने जब पहले से स्टार्ट किया था करियर मेरा 2014 से, जब से मैं काम कर रही हूँ, सो मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि यस, घर बनाना है, घर बनाने के बाद देन और थोड़ा खुद में इम्प्रूवमेंट लाना है, और पढ़ाई करनी है, देन शादी के बारे में सोचना है। सो मेरी खुद की थॉट्स, खुद की थिंकिंग यही है कि पहले खुद को सेटल करो, खुद के पैर पे खड़े रहो, देन शादी के बाद मतलब शादी के बारे में सोचो। ऐसा नहीं होने को ना फिर शादी के बाद आप पति पे डिपेंडेंट हो, खुद मतलब इंडिपेंडेंट बनो। ऐसा मैं सारी लड़कियों को मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियन से बताना चाहूंगी, जैसे मैं खुद हूँ। दैट्स ऑल मैम। आई एम श्योर पिछले 4 महीनों में, या 4 महीने के आई एम श्योर कुछ समय पहले जब आपका रोका वगैरह हुआ होगा, आप और महेश सर बहुत सारी बातें भी करते होंगे ऑन द फोन, ऑन द मैसेज, वो कोर्टशिप पीरियड होता है। मैम, आपने आई एम श्योर सर को बहुत कुछ सिखाया होगा, आपने महेश सर से क्या सीखा? मैंने जो इनसे सीखा है वो है लेवल ऑफ ऑर्डरिंग एंड ऑर्डरिंग इन द सेंस थिंग, मतलब उनको कोई भी चीज परफेक्ट जगह पे ही चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ, एवरीवन इज नॉट परफेक्ट ना, बिल्कुल। सो जैसे मैं कुछ चीजें रखने में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है बहुत चीजें रखने में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। उनको जो चीज है वो वहीं पे चाहिए। सो उनसे जो मैं सीखी हूँ वो है परफेक्टनेस, जो भी मैं खुद में लाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे ज्यादा उनमें है। सो यही मैं उनसे सीखी हूँ। मैम, अब आगे क्या? एक तरफ राजनीति, एक तरफ पढ़ाने वाला करियर, एक तरफ समाज सेवा, एक तरफ घर की जिम्मेदारी, और क्या क्या चीजें, क्या क्या करना चाहती हैं भाग्यश्री मैम? मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। मैं एक बहुत, मतलब मेरा बचपन से ही सपना रहा है एक बहुत बड़ी लेक्चरर, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड सेकंड विल बी मुझे एक बहुत बड़ी नेता एंड पॉलिटिशियन बनना है। ये मेरा बचपन से सपना है। तो उनके लिए जितना भी मेरे से कंट्रीब्यूशन हो रहा है उतना मैं देते आ रही हूँ। एंड यस, अभी मेरी कुछ जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़ के ये सब कर रही हूँ, नहीं। मैं जो भी मेरा टाइम है इन सारी एक्टिविटीज को बराबर परफेक्टली डिवाइड करके देती हूँ। सो और आगे देखेंगे कि कैसे होता है। मैम, अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, आपने तो अकाउंटिंग की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं, लेकिन जिंदगी की अगर एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, भाग्यश्री अलोनी पोटे, मैम, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? पहले मतलब उसके नीचे जो लाइन मुझे चाहिए कि एक अच्छी समाज सेवा करने वाली लड़की, ये जो लाइन है, अगर ये मुझे कोई बोले तो मैं बहुत ही ज्यादा खुद को खुश नसीब समझूंगी। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि एक नेता बनने के लिए एक अच्छा समाज सेवक होना जरूरी है। जो सिर्फ बोलते हैं, मतलब मैंने बहुत कम लोगों में देखा है, करते हुए कम देखा है, राइट। पर मैं वो खुद में करना भी चाहूंगी। एंड उस मेरे नाम के नीचे एक अच्छी समाज सेविका, ये टैगलाइन अगर जुड़ जाती है, सो मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करूँ। मैम, मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में इस किस्म का बदलाव हम देखने को देखने वाले आने वाले दिन में, जब एक बड़ा नंबर हम महिलाओं का देखने वाले हैं देश के पार्लियामेंट में, और महिलाओं का असल योगदान देखने को मिलेगा। अब तक जो उनका योगदान है उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं, ग्रेटिफाई नहीं कर पाए हैं। मदर्स डे के दिन या टीचर्स डे के दिन महिलाओं को जिस तरह से पूजा जाता है, या 9 दिन नवरात्रि के माताओं को, देवियों को याद किया जाता है,
बाकी साल भर लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है, वो देश की आज़ादी हो या फिर एक बड़ी इकोनॉमी चलाना हो, महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप आने वाले दिनों में एक ऐसी उम्मीद की किरण मुझे लग रही है जो ना ही सिर्फ एक अच्छी समाज सेविका बनेंगी पर एक अच्छी नेता भी। उम्मीद है कि तब आप ये जो गणित है, क्योंकि आप गणित से हैं इसीलिए तब ये जो गणित है, ये गणित में आप अपना बेस्ट ऑफ ये करें और आने वाले दिनों में अपने नाम से, अपने काम से जानी जाए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुपर भाई, भाग्यश्री पोटे मैडम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मैं एक ऐसे ऐसी महिलाओं से मिलता हूं जिनके अंदर में समाज सेवा को लेकर या फिर राजनीति को लेकर एक इंटरेस्ट रहता है। अब चूंकि भाग्यश्री पोटे मैडम जो है वो गणित के बैकग्राउंड से है, तो शायद उनके व्यक्तित्व को एक गणित के उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं। तो देखिए, गणित जो है वो किस तरह से चलता है कि नंबर एक जो है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जीरोस की तो है ही डेफिनेटली, नंबर एक के साथ जीरो लग जाए तो 10 हो जाते हैं, एक और जीरो लग जाए तो 100, एक और जीरो लग जाए तो 1000 और फिर इनफाइनाइट हम चलते रहेंगे आगे। लेकिन एक जो नंबर है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तो ये कि जिंदगी जो है वो कईयों के लिए मैराथन है, कईयों के लिए रेस। जिनके लिए मैराथन है वो एक अलग दिशा में दौड़ रहे हैं और जिनके लिए रेस है रोज हर पल हर वक्त दौड़ रहे हैं। लेकिन उनकी किसी की कोशिश नंबर 2 नंबर 3 आने की नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू कम नंबर 1। तो एक जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है और ये बड़ी सरल और बड़ी खूबसूरत बात है कि एक से जब एक मिल जाए तो 2 हो जाते हैं। ये गणित का तंत्र कहता है, गणित का यंत्र कहता है। एक से अगर एक मिल जाए और 11 बन जाए तो ये संगठन का बल कहता है। एक से एक अगर मिल जाए और एक हो जाए तो ये प्रेम, ये मोहब्बत का उसूल कहता है। एक से अगर एक मिल जाए और या एक से एक को अलग कर दिया जाए तो उसे राजनीति कहते हैं, उसे थोड़ा सा एक अलग दिमाग का काम कहते हैं। लेकिन एक जो है वो अगर एक और को इंस्पायर कर दे और उसके बाद वो एक से और 10 इंस्पायर हो जाए, वो 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़ों, तब वो एक की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी प्ले करती है। और ये एक ही है जो भाग्यश्री पोटे को एक इंस्पिरेशन का रूप देता है। क्योंकि अगर आज भाग्यश्री पोटे जैसी लड़कियां, भाग्यश्री जैसी महिलाओं की सोच को बदलने में अगर एक बहुत बड़ा योगदान देती है तो ये अपने आप में नंबर 1 की भूमिका प्ले करता है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम भाग्यश्री पोटे मैडम को हम राजनीति में एक बड़ा नाम करते हुए देखें, समाज सेवा में बड़ा नाम करते हुए देखें, हम उन्हें इलेक्शन लड़ता हुआ देखें, इलेक्शन जीतता हुआ देखें और आने वाले वक्त में बहुत सारी और लड़कियों को, महिलाओं को एक नया तर्ज देते हुए देखें। जाने से पहले एक आखिरी बात भाग्यश्री कहना चाहेंगी मैम, प्लीज बोलिए। जैसे नवरात्रि के डेज चालू है जी, सब लोग दुर्गा पूजा में बिजी ही है जी, तो मैं मेरा जो इंटरव्यू है वो एक जयकारा लगा के एंड करना चाहूंगी। ठीक है जी? बोलो जयकारा शेरावाली दा साचे दरबार की जय। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो गरीबों को पैसे नहीं लेकिन गरीबों को पेट भरने में उनकी मदद करना चाहती है, उनके अंग ढकने को कपड़े देना चाहती है, किसी को इलाज के लिए दवाइयां देने की के लिए और विश्वास जगाती है और अपने पिता की छोटी उंगली को चलकर पकड़कर चलकर वो एक नए युग की तरफ बढ़ना चाहती है और एक नए युग को इंस्पायर करना चाहती है, तो समझिए वो भाग्यश्री अलोनी पोटे बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।